हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राधिका लगभग चीखते हुए मैं कमरे से निकली। अब बस भी करो, कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारी खोपड़ी में तो मेरी कोई बात घुसती ही नहीं। कॉलेज नहीं जाना है क्या? और अमर, आप भी बस हद करते हैं। जवान बेटी के साथ क्या कोई इस तरह? मैं चाह कर भी अपने आप को काबू में नहीं रख पाई और भर्राई आवाज में आधी अधूरी ही सही मन की भड़ास निकाल ही दी। शांत प्रकृति के होने के कारण क्रोधित होते ही मुझे घबराहट सी होने लगती है। इसलिए पल भर में ही लगने लगा कि अंदर कुछ टूटने फूटने लगा है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं अचानक ही असहाय सी हो गई हूँ। राधिका और अमर की धमा चौकड़ी और घर के कोने में दुबक कर एक दूसरे के कानों में गुपचुप बतियाने की प्रक्रिया ने मुझे निढाल करना शुरू कर दिया था। अपनी संवेदनशीलता से मैं स्वयं धराशायी हो गई। मेरी आंखें अनायास छलक उठी। आरती, क्या हो गया है तुम्हें? अमर ने मेरे दोनों कंधों को थामते हुए पूछा। मैं और राधिका तो हमेशा से ऐसे ही थे। राधिका कितनी भी बड़ी हो जाए, पर मेरे लिए वह हमेशा वही रहेगी, नन्ही मुन्नी गुड़िया। हाँ, यह तो ठीक है, पर मेरे होठों पर अचानक जैसे किसी ने ताला लगा दिया। अंदर की बात अंदर ही अटकी रह गई। मैं सच्चाई नहीं बोल पाई। जिस सच के कड़वेपन को महसूस कर मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी, उस बात को उजागर करने के ख्याल मात्र से भी मेरा दिल सहम जाता था। तुम बड़ी चिड़चिड़ी होती जा रही हो, क्या बात है? लगता है अंदर ही अंदर कोई सोच खाए जा रही है। मेरे हाथों को अपने हाथ में लेते हुए अमर ने मुझे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हैं। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? कुछ नहीं। एक झटके में अमर के हाथों को मुक्त करते हुए मैं उठ खड़ी हुई। अमर की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से अब मुझे नफरत सी होने लगी थी। सोचने लगी, कितना झूठ बोलता है अमर। क्या जरूरत है उसे यह कहने की कि मैं उसके सुख दुख की साथी हूँ? यदि ऐसा होता तो वह मेरे साथ बिताए जाने वाले लम्हों को राधिका के साथ न बांटता। मैं विफल हो उठी तो प्रयास किया कि सोफे पर पड़े बैग को कंधे पर लटकाते हुए तत्काल घर से बाहर निकल जाऊं, पर राधिका दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाए खड़ी हो गई। माँ, पहले नाश्ता। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? राधिका ने मुझे धकेलते हुए खाने की मेज पर बिठा दिया। माँ, मुझे तो लगता है आप रात दिन मेरी शादी को लेकर परेशान रहती हैं, पर अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं कोई काली कलूटी तो हूं नहीं जो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों पिताजी? थुनकती हुई राधिका ने अमर से पूछा। बिल्कुल सही। पल भर पहले मेरे चिंताग्रस्त चेहरे को लेकर बेहद गंभीर हो उठे अमर राधिका की बात सुनकर फिर से चुलबुले बन बैठे। पर राधिका, तुम्हारा शरीर जिस तरह से मोटा होता जा रहा है, उससे तो लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलने से रहा। माँ देखो ना, पिताजी हमेशा मुझे मोटी कहकर चिढ़ाते हैं। मेरी प्लेट में गाजर का हलवा परोसते हुए राधिका बोली। जानती हो माँ, पिताजी ने मुझे एक भी चम्मच गाजर का हलवा खाने को नहीं दिया, इसलिए तो मैं इनसे लड़ रही थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं सचमुच इतनी मोटी हूँ? मैं राधिका के सवाल का कोई जवाब न दे पाई, बस आंखें तरेर कर उसकी ओर देखते हुए जतला दिया कि मुझे उसका बातचीत करने का यह ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाश्ता गले के नीचे नहीं उतर रहा था। मैं उठ खड़ी हुई। यह क्या माँ, पूरा तो खा लो। नहीं, बस रहने दे। राधिका, लगता है तेरी माँ डाइटिंग कर रही है। इन्हें शायद इस बात का डर है कि कहीं तुम खूबसूरती में इनसे बाजी ना मार लो। और दोनों की खनकती हंसी अंगारों की तरह मेरे कानों में टकराई। मैं रुआसी हो उठी। सोचा दौड़कर दम घोटू माहौल से बाहर निकल जाऊं,
पर अचानक बढ़ते हुए कदम रुक गए। राधिका, तुम भी चलो ना, तुम्हारे कॉलेज का तो समय हो गया है। राधिका को मैं छोड़ दूंगा, तुम जाओ। राधिका को अपने अंक में समेटते हुए अमर ने कहा तो उसका साहस और राधा की उन्मुखता ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। लाचार सी अपनी ही पीड़ा से झुलसती मैं तेजी से घर से बाहर निकल गई। उस रोज दफ्तर में किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ा बहुत काम जैसे तैसे निपटाकर मैं निढाल सी कुर्सी पर बैठी रही। चिंता में डूबे मेरे दिल और दिमाग में बार बार वही दृश्य आता जाता रहा। जब अमर ने राधिका को अपने पास खींच लिया था, मन में कुलबुलाहट होने लगी थी कि पिता पुत्री में ऐसे प्रेम प्रदर्शन का बुरा लगना अस्वाभाविक है। पर अमर तो राधिका के सौतेले पिता हैं, यानी मेरे दूसरे पति। इस बात को मैं कभी भूल ही नहीं पाती थी। सालों पहले का दृश्य आंखों के आगे साकार हो उठा जब अमर समीर की मौत की सूचना देने मेरे घर आया था। विधवा होने की सूचना मिलते ही मैंने दीवारों से बाहें टकराते हुए चूड़ियां तोड़ डाली थी। मुझे लगा था मेरे साथ मेरी तरह चित्कार कर रोने वाला अमर मेरी पीड़ा का सच्चा सहभागी है। वह बोला, भाभी अब हम कैसे जिएंगे? सागर के बगैर तो मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। अमर के असहनीय वार्तालाप ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तत्काल आंसू डालूं और उसको संभालने का प्रयास करूं। बिना कुछ सोचे समझे मेरे सीने से लगकर उस रोज वह इतना मासूम लगा था कि मैं देर तक उसे अपनी बाहों में समेटे रही। उसके आंसुओं ने मेरे आंचल से चुपके से दोस्ती कर ली थी। उसके बाद अमर जब भी आता, कभी मेरे सिर पर हाथ फेर संरक्षक बन जाता तो कभी मेरे आगोश में छिपकर एक नन्हा बालक। तब राधिका 2 साल की थी। राधिका के पिता यानी समीर ने मुझे कभी अकेले चलना नहीं सिखाया था। मैं कभी अगल बगल देखकर यह जानने का प्रयास न करती कि जिस राह पर वह मुझे लिए जा रहा है वह कहाँ जाकर खत्म होती है। मेरी आंखें तो समीर के तेजस्वी चेहरे पर टिकी रहती थी, पर वह अचानक मुझे नन्ही राधिका के सहारे ऐसी जगह छोड़कर चला गया जहां से ना तो मुझे आगे का मार्ग पता था ना पीछे का। अचकचाई सी जब मैं भी इस शहर अनजान शहर में इधर उधर नजर दौड़ाई तो सिवा अमर के कोई और मुझे नजर ना आता जिसे मेरी आंखें पहचानती हों। मैं अमर के सहारे की मोहताज थी और वह मेरे सामीप्य का। इसलिए तो एक दिन उसने भाभी और आपकी सारी सीमाओं को लांघकर मेरे हाथों को थाम लिया और पूछा, मुझसे शादी करोगी? मैं अचंभित आवाज सी उसे ताकती रह गई। मासूमियत से मेरे सीने से लग जाने वाला अमर कभी मेरे सामने यह प्रस्ताव रखेगा, इसकी तो मैंने कल्पना ही ना की थी। यदि कभी ऐसी कल्पना की होती तो इसके द्वारा पूछे जाने वाले इस संभावित प्रश्न का एक उचित उत्तर भी तैयार रखती, पर मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। सच में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मेरे जीवन से समीर की कमी की परिपूर्ति करने की इच्छा रखने वाला अमर उस समय मेरे लिए पूजनीय था या एक ओछी प्रवृत्ति वाला स्वार्थी इंसान, मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे सशंकित देखकर उसने कहा था, आरती, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ गया है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहा था, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तुम कभी यह न समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो स्नेह है उसमें वासना छिपी है, पर किसी और से शादी करके मैं तुम्हारी और राधिका की देखभाल में असमर्थ हो जाऊंगा। मैं तुम दोनों को असहाय नहीं छोड़ सकता, इसलिए यह प्रस्ताव रख रहा हूं। मैं विस्मित सी उसे देखती रह गई। कितना अनोखा और निराला सा था उसका प्रस्ताव। मेरी भावनाओं में, मेरे हृदय में और मेरी आंखों की गहराइयों में उसने कब और कैसे कब्जा कर लिया मैं जान ही ना पाई। जब उसने मेरे रोम रोम को जीत लिया था तो इनकार भला मैं किस मुंह से करती। अमर के सामने मेरा झुका हुआ सिर मेरी मौन स्वीकृति का सूचक बन गया था।
और समाज के रीति रिवाजों और दकियानुसी परंपराओं से लड़ते हुए अमर ने मेरी मांग में तारे सजा दिए। अमर ने मेरी और राधिका की जिंदगी में बहार ला दी थी। राधिका के साथ कभी अनजाने कोई अन्याय ना हो जाए, इस विश्वास को अंजाम देने के लिए उसने कभी एक और बच्चे की इच्छा नहीं की। लेकिन मेरी खुशियों को रोशन रखने के लिए अपनी आकांक्षाओं से दीप जलाने वाला अमर अचानक बदलने लगा था। उसके जीवन से मेरा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब राधिका ही उसकी सब कुछ थी। यौवन की दहलीज पर खड़ी राधिका को अच्छे बुरे की शिक्षा देते देते मैं हार गई थी, पर वह पिता के साथ करने वाली अपनी शरारतों में जरा सी भी कमी नहीं करती थी। एक पुरुष और एक स्त्री के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी कितनी जरूरी है, इस बात को राधिका और अमर ने नजरअंदाज कर दिया था। उन दोनों के बीच यह गहन रिश्ता मेरी नजरों में तब संदेहास्पद हो उठा था जब अमर ने पुरानी फैक्ट्री का काम छोड़कर एक नई फैक्ट्री में नौकरी कर ली। इस नई फैक्ट्री में हमेशा उसकी शिफ्ट ड्यूटी रहती थी और जब रात की ड्यूटी रहती तब राधिका और अमर दोपहर को घर पर अकेले ही रहते थे, क्योंकि राधिका के कॉलेज का समय दोपहर के 1 बजे तक ही था। इस एकांत ने उनके स्नेह में जरा सा परिवर्तन ला दिया था। अब वे एक दूसरे के परम मित्र बन बैठे थे। सुबह शाम अमर राधिका के आगे पीछे लगा रहता था। कभी उसके गोरे गालों पर चिकोटी काट लेता तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने अंक में भर लेता। जब भी अमर ऐसा करता मेरे दिल पर जोर की चोट लगती। पहली बार मेरा माथा तब ठनका जब एक दोपहर सिरदर्द के कारण मैं घर जल्दी लौट आई थी और राधिका को उस रोज अपने शयन कक्ष में सोया पाया। उसके बाद मेरे सिर में दर्द हुआ या नहीं मुझे याद ही नहीं, क्योंकि जब कहीं गहरी चोट लगती है तब पहले वाली चोट की पीड़ा अपेक्षाकृत कम हो जाती है, और यही हुआ मेरे साथ भी। तब से मन में यही संशय भरा हुआ था कि कहीं सौतेले पिता और पुत्री के बीच कुछ अनैतिक तो नहीं। तब से मैंने उन दोनों के व्यवहार पर अपनी तेज तर्रार नजरों से जासूसी शुरू कर दी और यही पाया कि वे एकांत प्रिय हो चले हैं। कुल 3 सदस्यों वाले छोटे से परिवार में भी उन्हें दखलंदाजी की बू आती थी, इसलिए वे कभी छत पर तो कभी बगीचे के किसी कोने में दुबक जाते थे। उनके बीच में उपेक्षित थी। यह विचार मेरी आंखों को गीला किए जा रहा था। जी तो यही चाह रहा था कि खूब रहूं, पर कार्यालय में मेरा रोना अशोभनीय कहलाता, इसलिए अपनी भावनाओं को संयत करने का प्रयास किया। जब से मेरे मन में अमर और राधिका को लेकर संशय जागा, तब से मैं लगातार यही प्रयास कर रही थी कि राधिका के लिए जल्द ही योग्य लड़का तलाश लूं। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मैंने इस संबंध में बात की थी और सभी से यह आग्रह भी किया था कि राधिका के लिए लड़का तलाशने में वे मेरी सहायता करें। घड़ी पर ध्यान गया तो शाम के 5 बज गए थे। घर जाने का समय हो गया था, पर घर शब्द से मुझे चिढ़ सी होने लगी थी। घर तो वह जगह होती है जहां हर कोने में स्नेह, विश्वास और त्याग की भावना भरी हुई हो। वह घर जहां पल पल एक गोपनीयता का एहसास भरा हो, वहां जाने की इच्छा भला किसे होगी, पर जाना तो होगा ही। सोचते हुए मैं उठ खड़ी हुई। घर पहुंचने से पहले मैंने निर्णय लिया कि राधिका को अब घर पर नहीं रहने दूंगी और जब तक उसके लिए योग्य लड़का नहीं मिल जाता तब तक के लिए उसका दाखिला किसी लड़कियों के छात्रावास में करा दूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मैं इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि अमर को वजह क्या बताऊंगी। राधिका को घर से दूर करने की बात पर वह जरूर नाराज हो जाएगा। घर पहुंची तो बरामदे में ही कुर्ता पजामा पहने और साल लपेटे बड़ी से बेसब्री से चहलकदमी करता अमर नजर आया। उसको देखते ही मन में कड़वाहट सी भर गई। किसका इंतजार कर रहा है यह जानने की उत्सुकता थोड़ी बहुत तो थी, पर पूछने की इच्छा ही नहीं हुई। मैं तेजी से शयन कक्ष में पहुंचकर निढाल सी बिस्तर पर गिर पड़ी
और पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। आरती उठो ना, सो क्यों रही हो? मुझे झकझोरते हुए अमर ने उठा दिया। थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, बड़ी थकान हो रही है। मैंने बेरुखी से अपनी बात कह दी और यह जतला दिया कि उसकी बात मैं नहीं मानना चाहती। आरती इस बार जरा सख्ती से उसने मुझे खींचकर उठा दिया। मैं अचकचाई सी उठ बैठी और अमर के इस अजीबोगरीब व्यवहार के कारण विस्मित सी उसे ताकती रह गई। अभी तुम सो नहीं सकती, जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन मेहमान? हमारी राधिका का भावी पति अपनी माता पिता के साथ आया हुआ है। क्या? मैं आंख फाड़े अमर को देखती रह गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। मैं और राधिका मिलकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें पहले से नहीं बताया। इस लड़के को राधिका ने स्वयं पसंद किया है। पिछले महीने जब उसने मुझे यह बात बताई, तब मैंने निर्णय लिया कि अकेले ही पहले उस लड़के को परखूंगा और यदि वह हमारे बेटी के लिए योग्य सिद्ध हुआ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं पिछले 15 दिनों से इसी काम में लगा हुआ था। लड़का डॉक्टर है। कई लोगों से मिलकर मैंने पता लगाया और जब आश्वस्त हो गया तो आज उसे घर पर बुला लिया ताकि तुम उससे मिलकर बाकी की कार्रवाई करो। मैं हैरानगी से अमर की ओर देखती रह गई। आज हम दोनों का इरादा तुम्हें सरप्राइज देने का था, पर तुम इतनी थकी थकी सी लगी कि पल भर के लिए तो हम भी परेशान हो गए। लड़के वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। एक बार बेटी का बोझ सिर से उतर जाए, फिर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तो रह जाओगी। अभी शायद मेरा प्यार बट गया है, इसलिए तुम्हारी तकलीफ को देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। पर कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी में तुम अकेली रह जाओगी, तब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मेरे गालों को थपथपाता हुआ अमर बोला और बाहर निकल गया। राधिका के प्रति अमर के निश्चल स्नेह को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं सोचने लगी कि कितने गंदे हो गए थे मेरे विचार कि मुझे सरप्राइज देने की उनकी गुपचुप तैयारी में मुझे उनका आपत्तिजनक प्रेमालाप नजर आया। बहुत प्रयास किया कि अपने आप को संभाल लूं, पर रो ही पड़ी। जल्दी ही आंसुओं ने मन का सारा मैल धो डाला था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।